आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय में जो गद्य खंड है उसका पाठ है भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक भाषण सफल प्रजातंत्रवाद या सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, ये पाठ का शीर्षक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, शेष आज हम पढ़ेंगे कि मैं समझता हूं कि तीसरी शर्त प्रजातंत्रवाद को सफल बनाने के लिए तीसरी शर्त कौन सी है वो देखिएगा कि सफलता की पूर्व आवश्यकता है वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। कि जो कानून है वो और शासन है उन दोनों की दृष्टि में दोनों समान हो। जैसे कोई अपराधी है, अपराधी के लिए चाहे उसकी जाति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी को फॉलो करता हो, लेकिन उसकी दृष्टिकोण में एक कानून के दृष्टिकोण में वो अपराधी है और उसके लिए समान सजा होनी आवश्यक है। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं समझता हूँ कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं शासन की दृष्टि में समानता की बात, कि शासन की दृष्टि में भी समान यानी सत्ता पक्ष जो है उसकी दृष्टिकोण में भी समान होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कभी कभी आप घटनाएं देखिएगा, बहुत सी घटनाएं ऐसे घटित हो जाती है कि ये सरकार किसी पार्टी की है और इसके ऑफिस में या कोई व्यक्ति अपना काम देने के लिए जाता है, यदि इसने फला कलर की टोपी पहन रखी है तो इसका मतलब ये दूसरी पार्टी का है, ये पार्टी इसको काम नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं पार्टीवाद चलता है। जैसे आप एक तरीके से उदाहरण देख लीजिए कि शिक्षा वास्तव में जो है शिक्षा एक मंदिर की तरह है, शिक्षालय एक मंदिर की तरह है और शिक्षा में राजनीति का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षालय जो है वो राजनीतिक अखाड़े हो गए हैं। प्रत्येक टीचर जो है वो शिक्षक के रूप में कम और राजनीतिज्ञ के रूप में ज्यादा चर्चित रहता है, क्योंकि उसे अपनी पार्टी के आधार पर अपना ट्रांसफर करवाना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, उससे बिलोंग करने वाले लोग जो है वो अपने ट्रांसफर की अर्जी लेकर के आते हैं। दूसरी पार्टी जब सेलेक्ट होकर के आती है, वो चुन करके आती है, तो वो पुरानों को हटा करके नए अपने लोग जो है उनको वापस अपने स्थान पर लाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो चलता रहता है। घटनाओं की कल्पना करें तो शासनरूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के में ही शासन करती हुई प्रतीत हुई है। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई आदमी बिना लाइसेंस के किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। एक उदाहरण दिया इन्होंने कि कोई व्यक्ति जो है बिना कानून के किसी लाइसेंस की वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी कानून आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर साहब सबसे पहले उससे ये पूछे कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, या मिनिस्टर साहब उससे पूछे कि इसकी टोपी की ओर देखकर कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं कि जो सबसे अच्छी लगती है, जो उसे अच्छी लगती है, तो निश्चय हो जाता है कि उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए हैं या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। पहले वाला को इसलिए लाइसेंस दे दिया कि वो उसकी पार्टी का आदमी था और दूसरे का इसलिए इनकार कर दिया कि वो दूसरी पार्टी का था। तो ऐसा शासन की दृष्टि में असमानता नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी पार्टी को देख करके काम न दे करके उसकी योग्यताओं और उसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिफिकेशन को देख करके ये काम लेना चाहिए था। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी है। किसी भी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है।
अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी भी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही दी है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जिस पार्टी की सत्ता है उसका मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और जाकर के कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है, या इस आदमी पर केस करना या इस आदमी को धाराएं लगाना जो है वो ठीक नहीं है, ये पार्टी का आदमी है। अमूमन ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है उसी के लोग अपराधी की पैरवी करने के लिए वहां जाते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की गुजारिश करते हैं और पार्टी का हवाला देकर के उसको वही रफा दफा कर दिया जाता है। आगे बढ़कर के ये भी कहता है कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे, यदि मजिस्ट्रेट ने उनकी बात नहीं मानी या पुलिस अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो जो मुखिया होता है पार्टी का वो कहता है कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो बाढ़ में देख लोगे। तो वही वाली बात है कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते या आप ये चीज नहीं सोच सकते कि इससे सारी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने जो शासन की व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी। किसी समय अमेरिका में यही हाल था और उस समय शासन की जो पद्धति थी उस पद्धति को विकृत पद्धति के नाम से जाना जाता था। अमेरिका की स्थिति भी ऐसी थी कि पार्टी का मुखिया या पार्टी का कोई भी पदाधिकारी आकर के कहते थे कि फला आदमी अमुक आदमी मेरा है और आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे या आप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, आप इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो शासन पद्धति थी इसको अमेरिका में विकृत पद्धति के नाम से जाना जाता था। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती है तो पहले पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती है। सबसे पहले क्या होता है कि शासन में आरूढ़ होने पर क्या होता है कि जो पहले वाली पार्टी है उसने जो नियुक्ति दी है उन सभी नियुक्त कर्मचारियों को वो अपने कार्य से मुक्त कर देगी। यहाँ तक कि क्लर्क और चपरासी तक को भी निकाल दी जाती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उन सबकी जगह नई पार्टी जो चुनी गई है उसके नए आदमियों को नियुक्ति दी जाती है 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए भी हो। और उन सभी की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने और सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात सुन उसकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में ये ठीक नहीं है। उन्होंने इसे विकृत पद्धति को बदल दिया। उन्होंने कहा लगा कि ये शासन पद्धति के लिए ये ठीक नहीं है ये प्रक्रिया, और उन्होंने ये जो बिगड़ी हुई पद्धति थी उसका परिवर्तन कर दिया ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे और न्याय संगत बनी रहे, राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया कि ये राजनीतिक कार्यालय है और ये सिविल कार्यालय। देखो दोनों में क्या अंतर होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है और एक ब्यूरोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो तो लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र जो होता है वो सत्ता का गलियारा होता है, या यूं कहूं मैं कि सत्ता के गलियारे में या सत्ता में को प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें चुन करके वो सत्ता को प्राप्त करता है। लेकिन इस सत्ता के संचालन में सिविल कार्यालय जो है, जो सिविल बोलते हैं नौकरी नौकरशाही, या यूं कहें कि ब्यूरोक्रेसी में काफी डिफरेंट जो है वो अंतर है। सिविल जो होता है वो कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो वह सभी पार्टियों के आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे सरकार बदले या नहीं बदले, काम करने वाले वही रहते हैं। उसे कहा सिविल कार्यालय के रूप में उन्हें देखा जाता है। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है कि जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। उन्होंने कहा कि मुझे एक अनुभव याद आ रहा है और ये उस समय की बात है जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम पर दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब है, लेकिन ऐसे ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्थान नहीं है। उस वाइसराय का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो।
उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास में था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उस समय जो डिपार्टमेंट उनके पास था वो था पब्लिक वर्क्स। और ऐसे बहुत से काम थे जो लेखक की देखरेख में हो रहे थे। वह आया धीरे से मुझसे कहा कि मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा कि ये बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। मैंने कहा मैं विचार करूंगा। उन दिनों यमुना नदी जो है उसके ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहे थे, ताकि गर्मी का जो मौसम है उस गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट ना हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। और मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम एस.सी. परायर था, जो कि एक यूरोपियन व्यक्ति था, कहा परायर महाशय, वाइसराय की सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ बात कर सकते हैं, कि हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय नहीं है, क्योंकि लेखक ने ऐसी बात इसलिए कही कि वो एक सरकारी मुलाजिम होकर के, सरकारी सेक्रेटरी होकर के, जो कि अपने उस समय वाइसराय को खुश करने के लिए वो चाहता तो ऐसा काम कर सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है कि मिनिस्टर की जो इच्छा है, उसकी इच्छा यदि गलत भी है तो भी अफसर क्या करता है, उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन उन दिनों ये संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग करना, नीति तय करना, पॉलिसी बनाना। उसका ये काम नहीं है कि वो शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो शासन का कर रखा है, उसमें वो हस्तक्षेप करे, पक्षपात से काम ले। ये बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ी उत्साह है। मैं उन लोगों से हूँ जो विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है, कम से कम नए सिरे से उसकी रचना के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो विधानिक कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं, उसका जो अस्थि मात्र, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र अपने पास है। हमने क्या किया है, उसका संग्रहण किया है, सबसे अलग अलग व्यवस्थाएं लेकर के हमने बहुत अच्छा संविधान बनाने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड में ये बात विधान की मर्यादा कहलाती है। लोगों के खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। 13 जो अमेरिकी उपनिवेश थे उन्होंने बगावत की तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। और ये कहने की बात है कि वाशिंगटन उनका नेता था, या यूँ कहूँ कि जो उनका नेतृत्व करता था वो वाशिंगटन थे। अमेरिकी जीवन में उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। वाशिंगटन उनका देवता था। वाशिंगटन को अमेरिका वासी उनकी देवता के रूप में पूजते थे। वाशिंगटन उनके लिए क्या था, भगवान की तरह था। जितना रोल या जो रोल मॉडल महात्मा गांधी का इंडिया में है, जैसे का वैसा ही अमेरिका में वाशिंगटन का हुआ करता था। यदि आप उस जीवन चरित्र इतिहास में पढ़े तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट चुने गए। जब संवैधानिक देश के रूप में अमेरिका आया, अमेरिका में विधान की रचना हुई, जब संविधान बना तो वाशिंगटन ही अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट चुने गए। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होने से इनकार कर दिया। 5 साल उन्होंने 6 साल उन्होंने रहे, 6 साल बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट के पद के लिए नहीं खड़ा होऊंगा। जबकि जनता जो है उनकी दीवानी थी और उन्हें निर्विरोध वो जीत सकते थे, वो चाहते जितनी बार प्रेसिडेंट रह सकते थे। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं
कि वाशिंगटन 10 बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया। देखिएगा कि हमने जो विधान बनाया है ये सत्ता के परिवर्तन के लिए बनाया है। यदि एक ही व्यक्ति बार बार खड़ा होकर के सत्ता का स्वाद लेता रहेगा तो फिर राजतंत्र में और लोकतंत्र में कोई अंतर नहीं है, फिर तो वंश परंपरा में कोई अंतर नहीं है। तो देखिएगा कि हमने विधान इसलिए बनाया कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते, हम कोई अन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर के भी मुझको एक प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, तो मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा, आपके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, आपके आदर्श क्या होंगे, आपकी वैल्यूज कितनी रहेगी। जब आप मुझे इंग्लैंड के राजा की जगह अपना स्थान, जैसे उसकी जगह पहले वो था उसको हटा करके आपने मुझे दे दिया, तो आप क्या कह सकते हैं, आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। उसने कहा आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाने के लिए आप दबाव करो, भले डाल दे, मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तभी मैंने ये कह दिया था कि वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर के भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार खड़े होने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने मान लिया। लेकिन जब वो तीसरी बार पुनः लोग उनके पास आए तो उन्होंने संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया कि एक व्यक्ति 2 से अधिक बार प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। आज हमने भीमराव अम्बेडकर जी का ये भाषण पढ़ा, शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।